इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस 3D। तो क्लास 12 में हम लोग 3D का बात करते हैं, 11th में हम लोग 2D में पढ़े हैं बहुत सारा लाइन का इक्वेशन। पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ लिए, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेक्शन फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म पढ़े हैं। सारे मेथड से हम लोग कैसे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट होता है वो हम लोग देखें। लेकिन 12th में ये प्लेन का बात करते हैं, 3D का बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ दो मेथड है, दो टॉपिक है, दो टॉपिक से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। आर.डी. शर्मा क्लास 12। तो आप लोग पैटर्न अगर मेरा देखे होंगे वीडियो डालने का, तो इसके पहले मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा था कि जितने भी अभी तक मैं डिस्कस किया वो एनएफ था एनसीईआरटी। उसके अलावा आप कहीं से भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। लेकिन हाँ, वेक्टर का भी मुझे आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना चाहिए, तो क्योंकि वेक्टर से ना बहुत वेक्टर हो गए। अब इसके बाद 3D स्टार्ट हो गया, लाइन हो गया, लाइन के बाद प्लेन हो जाएंगे। ये सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और वो भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर देना एनफ नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं सोचा कि आप 12th का इस आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आपको बहुत सारा बेसिक जो है ना सब कुछ अच्छे से फील हो सके। 12th ऐसा नहीं है कि बस एनसीईआरटी पढ़ लिए आप जाके एग्जाम दे दिए आ जाएगा नंबर पास में आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स लाने से क्या फायदा, आपको अच्छे नंबर लाना होगा ना, तो हर बेसिक पॉइंट को आपको समझना होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, पैटर्न चेंज कर दे, रहेंगे आप पढ़ा हुआ ही, लेकिन फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखने से लगेगा कि हाँ भाई नहीं बनेगा, लेकिन घर पे आने पे पता चलेगा अरे ये ऐसा करता तो बन जाता। तो वो लैकिंग होता किस है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होने के चलते आपको वो क्वेश्चन मिस आउट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं 12th का आर.डी. शर्मा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एनसीईआरटी भी करवा दूंगा। अगर आर.डी. शर्मा आप सॉल्व कर लिए तो एनसीईआरटी सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए आप इसके बाद बात करेंगे। ये तो है क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। दो बोला कि दो टॉपिक पे बात करते हैं कि एक लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे पास हो रहा है और लाइन किसी एक और लाइन के पैरेलल में है, तो फिर उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा। एक पॉइंट गिवन है। सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे कि जब दो पॉइंट से पास होगा तो फिर उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये बात होगा। तो वेक्टर फॉर्म में, फिर उसके कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस चैप्टर में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है। तो आप लोग अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको जहाँ से भी आपको लगे, अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि वेक्टर पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ भी आपको मिला सुविधा वहाँ पढ़ लीजिए। ऐसे भी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुका हूँ, तो मेरा भी जाके देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन का बात करते हैं। डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ को समझना पड़ता है, कैसे फिगर ड्रॉ करना पड़े। तो ये डेरिवेशन में आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। तो क्या कर रहा है ना कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहले तो बात करते हैं 3D का। तो मैं एक्स वाई और जेड ले लेता है, एक्स वाई जेड। अब एक लाइन है तो कोई एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो सपोज मैं मान लिया कि एक पॉइंट है, सपोज ए, ये लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस लाइन को एल मान लिया। अब कौन सा पॉइंट है तो दिया हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही लाइन जो है किसी गिवन लाइन के पैरेलल भी है। तो सपोज इसको मान लेते हैं कुछ भी, तो ये वेक्टर ही है ना, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, इसको भी वेक्टर ले लिया। लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, एक लाइन है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और ये किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट पे कोई भी अपने मन से एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज मान लिया कि पी ले लेते हैं, इसका नेमिंग देता हूँ एक्स वाई। कोऑर्डिनेट की बात अभी छोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेट बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। इस सारे पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ये ऑरिजिन से मैच करिए, मिला दीजिए रेफरेंस के लिए। ये हो गया। अब ओपी वेक्टर को लेट मान लिया कि ये आर वेक्टर है, ओए वेक्टर को मैं सपोज मान लिया कि ये ए वेक्टर है, क्लियर ना।
9। तो इन ट्रायंगल OPA में आएंगे, इन ट्रायंगल OPA। आप ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं वेक्टर में, तो भाई ट्रायंगल लॉ हम बोल सकते हैं OP वेक्टर इक्वल टू, ये इधर जा रहा है तो OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर। क्लियर ना? ये पॉइंट इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, दोनों केस में वही चीज़ होगा, कोई अंतर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो OP वेक्टर को क्या माना हूँ, R वेक्टर। PA वेक्टर नहीं पता है तो ठीक है, PA वेक्टर को एज इट इज रहने दीजिए। OA वेक्टर को हम A वेक्टर एज्यूम किया हूँ, PA वेक्टर को उधर लेके चले जाते हैं, तो R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर माइनस PA वेक्टर। अब वेक्टर में कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या। यदि मान लीजिए सपोज है कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों कोलिनियरिटी का कंडीशन है कि A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। ये कहाँ से आता है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट बता चुका हूँ वेक्टर में, वहाँ से आप लोग समझिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, क्योंकि ये डाला हुआ है वीडियो, वहाँ से समझ गए, या फिर आप पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया होगा। तो PA वेक्टर ये है, इसके अलावा ये वेक्टर पैरेलल है, तो PA वेक्टर इक्वल टू हम बोल सकते हैं लैम्डा B वेक्टर। तो यहाँ पुट कर दिए R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर माइनस लैम्डा B वेक्टर। चलिए हर पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। अब P वेक्टर यहाँ पे आया तो ऐसा फॉर्म आ गया। अब मैं क्या करूँ ना, इस पॉइंट को इधर लेके चलते, सपोज मान लीजिए कि 3D एक और ले लिया, X Y Z, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सपोज एक पॉइंट मान लिया A, इसी पे एक और पॉइंट लेते हैं P, तो ये वेक्टर हो गया। इसके अलावा एक पैरेलल वेक्टर B मान लिया, ऑरिजिन से मैच कर दिया, तो ये OA वेक्टर हो गया, OP वेक्टर एंड AP वेक्टर। अगेन इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। यहाँ पे लिखना भूल गया, लिख सकते हैं बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। OA वेक्टर को हम OA मान लेते हैं, OP वेक्टर को R वेक्टर मान लिया। अब ये AP वेक्टर है ही, मुझे फाइंड आउट करना क्या है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना, R वेक्टर फाइंड आउट करना, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर यही तो है। ठीक है ना, तो OA वेक्टर को क्या माना हूँ, A वेक्टर, AP वेक्टर को, तो AP वेक्टर अगेन इसी तरह से AP वेक्टर और ये B वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो कोलिनियरिटी का कंडीशन से हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा B वेक्टर, OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। तो ये R वेक्टर यहाँ से क्या आ गया, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो अब माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा इक्वेशन हो गया, मुझे तो फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक लाइन है जो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अगर दोनों केस लिए तो दोनों केस में सही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप फिगर कैसा बना, थोड़ा सा भी फिगर चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज आ जाएगा। अगर मैं कोई एक पॉइंट ऐसी एज्यूम कर लिया रेफरेंस के लिए, तो राइट साइड में लिया तो प्लस आ रहा है, लेफ्ट साइड में लिया तो माइनस आ रहा है, तो एक्चुअली में हमको ये पढ़ना था। ठीक है, तो बुक में ये दिया हुआ रहेगा। अब ये पढ़ने के बाद क्या होगा ना कि कितने भी लेंदी क्वेश्चन हो, क्या भी घुमा फिरा के दिया हो, इस तरह से पढ़ने पे ना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा 100%। ठीक है, तो इसका सेकेंड केस का बात करते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड केस करने से पहले ये देखिए, ये जो भी लिखा ना ये वेक्टर फॉर्म का है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन, तो वेक्टर पढ़ने के बाद आपको तो ये सब सारा थोड़ा फील हो गया होगा ना कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये लाइन का इक्वेशन निकला वेक्टर फॉर्म है, इसी लाइन का इक्वेशन निकलेगा कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलेगा। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट होगा ना, इसका कुछ ना कुछ तो पॉइंट, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ही होगा, ये पॉइंट, तो पॉइंट
ए है उसका कोऑर्डिनेट दिए होंगे ना एक्स वाई जेड, तो मैं मान लेता हूँ लेट x1 y1 एंड z1। एज्यूम किया था कि इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है P, उसको सपोज मान लेते हैं x y z। अब ये जो लाइन है ये b वेक्टर के पैरेलल है, तो b वेक्टर ओरिजिनली अगर वो होंगे तो वेक्टर फॉर्म में उसका भी तो होगा ना कुछ वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट में आई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के कंपोनेंट जो भी हो उस फॉर्म में लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या मान लो सपोज कि ए आई बी जे कैप एंड सी के कैप एज्यूम कर लिया। तो यहाँ जब भी किसी वेक्टर को लिखते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में तो ए बी सी क्या डिनोट करता है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं ना भाई। हर कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है सारा का सारा वेक्टर से, तो वेक्टर बहुत क्या है इम्पोर्टेंट प्ले रोल होने वाला है इस चैप्टर के लिए, आने वाला चैप्टर के लिए, प्लेन के लिए। तो अभी भी टाइम है, 2-3 मंथ बचे हुए हैं। वेक्टर में प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल भी इजी वे में बताया हूँ, प्लेलिस्ट में डाला हुआ वेक्टर का सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी बोलिए जाके देख लीजिए कॉन्सेप्ट को। चलिए तो यही फॉर्म ले लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या डिनोट करता है, पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट से रेफरेंस ले लेते हैं ऑरिजिन का, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस यहाँ पे भी 0 0 तो सब वेक्टर से आता है। क्या लगाता है x माइनस 0 इंटू आई, वाई माइनस 0 इंटू जे कैप, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एक्स आई कैप, तो इधर ले लें क्योंकि उधर स्पेस लंबा जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ए वेक्टर तो इसका पोजीशन वेक्टर x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप प्लस लेमडा। बी वेक्टर को क्या ले लेते हैं, ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर। यहाँ से आई कैप और यहाँ से आई कैप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा ए आई कैप, यहाँ से y1 और यहाँ से b, तो y1 और लेमडा के साथ लेमडा b जे कैप, फिर यहाँ से हो जाएगा z1 प्लस लेमडा c के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अब ना कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, दिस इज कंपोनेंट के साथ। तो आई कंपोनेंट के साथ कंपेयर करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा ए, y ये जे कैप और जे कैप से कंपेयर करें तो y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी एंड z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। तो यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू आएगा x माइनस x1 अपॉन ए, यहाँ से भी लेमडा का वैल्यू जो आएगा y माइनस y1 अपॉन बी, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा z1 इधर चला गया तो z माइनस z1 अपॉन सी। लेमडा लेमडा सब तो इक्वल रहता है, सबको इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। यही क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है लाइन का, और ये वेक्टर फॉर्म में है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना कि आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, या फिर वेक्टर फॉर्म में दिया हो रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो रहेगा तो ये प्रोसेस है क्या, कार्टेशियन फॉर्म का ही निकालने का ना। तो ये प्रोसेस हम लोग समझ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो क्वेश्चन इजी वे में बन जाता है। तो हम लोग तो एक्सरसाइज में देखेंगे ही, क्योंकि अब यहाँ पे भी क्वेश्चन करवाएं या फिर एक्सरसाइज में ही खुद से कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं सेकेंड केस का बात। अब एक्सरसाइज में जो भी होगा इस पे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात फोकस करते हैं, थ्योरी पार्ट पर। तो कैसा सेशन लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिए, मैं उसको ज़रूर अमल करूँगा। किसी ने कहा कि सर बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बंद करिए, तो मैंने बंद कर दिया भाई। जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्या दिक्कत है ना, आप ही के लिए तो कर रहे हैं,
अब आप ही को दिक्कत होगा तो मुझे तो कोई खुशी होगी ही नहीं। ठीक है, तो मेहनत करिए, आगे देखते हैं सेकंड। अब बात मुद्दे का करता हूँ भाई, आप ही के जैसे मैं भी मोबाइल में रिचार्ज करवा रहा हूँ, है ना। तो लिमिटेड नेट रखते हैं, 50 मिनट का हो गया, 50 मिनट का वीडियो अपलोड करने पे बहुत सारा नेट चला जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक पार्ट में डाल देता हूँ, इसके बाद सेकंड केस का सेकंड पार्ट बना के डाल दूंगा। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जो आपको भी सुविधा होगा देखने में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए।